हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 15 जुलाई के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट की स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स ऑन यूजीसीज फेलियर टू कर्ब रैगिंग एंड राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड्स। दूसरा बात करेंगे कोमेमोरेटिव कॉइन्स इशूड इन ऑनर ऑफ एमएस स्वामीनाथन एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। Thirdly, we shall talk about progress in India's dedicated freight corridor project. Fourthly, we shall talk about Campus Mothers Initiative launched by IIT Kharagpur. और lastly, we shall talk about the eco-sensitive zone के norms पर होने वाली review process. शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक sensitive और alarming issue के साथ, रैगिंग और स्टूडेंट सुसाइड्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को काफ़ी सख्त शब्दों में क्रिटिसाइज किया है फॉर द इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एंटी रैगिंग मैकेनिज्म। कोर्ट ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इनिशिएट करेगा टू एड्रेस द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रैगिंग एंड स्टूडेंट सुसाइड्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। 2022 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से इंडिया में 7.6% सुसाइड डेथ्स स्टूडेंट्स के होते हैं, यानी लगभग 13,044 स्टूडेंट सुसाइड का विक्टिम बने हैं। आपको ये जान के स्ट्रेंज लगेगा कि ये फिगर जो है सुसाइड की अमंग स्टूडेंट्स, ये फार्मर्स और लेबरर्स के कंबाइंड सुसाइड डेथ से भी ज़्यादा है। कोर्ट ने यूजीसी के एंटी रैगिंग सिस्टम के बजट पर भी सवाल उठाए। 35 मिलियन स्टूडेंट्स को देखते हुए सिर्फ 44 लाख का जो एनुअल बजट है एंटी रैगिंग के लिए काफ़ी इनएडिक्वेट माना जा रहा है। अब सिंस यूजीसी इतना न्यूज़ में है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं यूजीसी का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। यूजीसी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंडिंग, रेगुलेशन और कोर्स रिकॉग्निशन का काम करती है। अभी रैगिंग क्या होती है ये भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। रैगिंग एक ऐसी निगेटिव प्रैक्टिस है जिसमें कॉलेज या स्कूल के सीनियर्स जूनियर्स के साथ जानबूझकर बेइज्जत करने वाला या एब्यूसिव बिहेवियर दिखाते हैं। इसमें सरकास्टिक कमेंट्स पास करना, उनका मजाक उड़ाना, मेंटली टॉर्चर करना और कई बार तो फिजिकल हार्म भी करना शामिल होता है। ये सब कुछ फन के नाम पे किया जाता है, लेकिन असली में ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल अब्यूज़ होता है जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने राघवन कमेटी फॉर्म की थी। कमेटी ने कुछ की रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन का सेटअप, एंटी रैगिंग सेल्स एट सेंट्रल, स्टेट एंड कॉलेज लेवल और एनसीईआरटी, एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में रैगिंग पर चैप्टर इंक्लूड करना। 2009 में अमन कचरू नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट की हिमाचल प्रदेश में सीनियर्स द्वारा रैगिंग के दौरान जान चली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद यूजीसी ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए, जैसे एंटी रैगिंग कमिटीज़ एंड स्क्वाड्स, फ्रेशर्स के लिए अलग हॉस्टल ब्लॉक्स और एफिडेविट सिस्टम जहां स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स प्रॉमिस करते हैं कि वो रैगिंग में कभी भी शामिल नहीं होंगे। स्टूडेंट सुसाइड्स के और भी कई रीजंस होते हैं, जैसे जेईई और नीट जैसे हाई स्टेक्स एग्ज़ाम का प्रेशर, जुवेनाइल एज में इमोशनल इंस्टेबिलिटी या पेरेंट्स का कैरियर रिलेटेड प्रेशर। लेकिन एक मॉडर्न फैक्टर भी है, सोशल मीडिया। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाता है, जिसे देखकर दूसरे स्टूडेंट्स लगातार अपनी लाइफ से कंपैरिजन करता है। कैट फिशिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अपने आप को फेक आइडेंटिटी के साथ ऑनलाइन दिखाता है, जैसे कोई लड़का अपने आप को रिच या सक्सेसफुल दिखाए, लेकिन असली में वैसा कुछ नहीं है। जब स्टूडेंट्स ऐसे फॉल्स इमेजेस देखते हैं तो उनको लगता है कि वो खुद पीछे है और ये फीलिंग उनको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस यहाँ पर उभर कर आती है। हम हमेशा फिजिकल हेल्थ के लिए अलर्ट रहते हैं, लेकिन जो सोल यानी माइंड है उसकी केयर हम कभी नहीं करते। मेंटल इलनेस के लिए इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास भी जाना अभी एक स्टिग्मा से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे केसेस हमें ये समझाते हैं कि सिर्फ बॉडी की हेल्थ का ध्यान रखना काफ़ी नहीं है, माइंड यानी मन की सेहत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेडिटेशन करना, कभी कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, जिसे हम लोग डिजिटल डिटॉक्स भी कहते हैं, और ज़रूरत पड़ने से किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कनेक्शन को साइकोसोमैटिक रिलेशन कहते हैं। मतलब अगर माइंड हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी भी वीक हो सकती है, और अगर बॉडी बीमार है तो माइंड भी स्ट्रेस में आ जाता है।
इस टॉपिक पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब अगला मुद्दे पे चलते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स के इशुएंस पर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 नए कोमेमोरेटिव कॉइन इशू होंगे, एक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के सम्मान में और दूसरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने पर। कोमेमोरेटिव कॉइन्स यानी सेरेमोनियल कॉइन्स स्पेसिफिक इवेंट्स या नोटेबल इंडिविजुअल्स को सेलिब्रेट करने के लिए इशू किया जाता है। इनका डिज़ाइन भी अलग अलग और स्पेशल होता है। जनरली ये कॉइन्स लिमिटेड क्वांटिटी में मिंट किए जाते हैं और सर्कुलेशन के लिए नहीं बल्कि कलेक्टर्स के लिए प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट उन्हें सर्कुलेशन के लिए भी रिलीज़ करती है। ये दोनों नए कॉइन्स जो होंगे ये सर्कुलर शेप में होंगे, 44 मिलीमीटर डायमीटर और 44 ग्राम्स वेट के होंगे। फ्रंट साइड पर होगा लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, सत्यमेव जयते लिखा होगा, भारत और इंडिया भी लिखा होगा। साथ ही रुपया सिंबल और डिनोमिनेशन रहेंगे 100 रुपीज़ और 75 रुपीज़। रिवर्स साइड अलग होगा। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन वाले कॉइन में उनका पोर्ट्रेट और नाम होगा। मेक इन इंडिया वाले कॉइन में उस इनिशिएटिव का लायन सिंबल होगा और 10 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया लिखा होगा। ये जो लिखा होगा ये हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। इसी डेडिकेशन का रिजल्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब थोड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबली इस मूवमेंट के इनिशिएटर था नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन इंडिया में इसे सक्सेसफुल बनाया MS स्वामीनाथन ने। ये प्रोग्राम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हुआ था और इस रिवॉल्यूशन ने इंडिया को एक फूड डेफिशिएंट कंट्री से सरप्लस प्रोड्यूसर बना दिया। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जैसे रीजनल इनइक्वालिटी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही स्टेट्स को इसका फ़ायदा मिला। इसीलिए बाद में सरकार ने ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया जैसे इनिशिएटिव शुरू किया। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था और अब इसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसका मेन एम था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना, क्योंकि 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडस्ट्री का डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से इकोनॉमी में प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसर्न उठने लगा और मेक इन इंडिया उसी गैप को फिल करने के लिए लॉन्च किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को 12 to 14% तक लेके जाना, 100 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करना और GDP में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% तक बढ़ाना। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। रेलवेज एक कॉस्ट इफेक्टिव कार्गो ट्रांसपोर्ट मोड है, लेकिन इसका फ्रीट शेयर सिर्फ 32% के आसपास है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लो स्पीड। इस इशू को एड्रेस करने के लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फ्रीट मूवमेंट के लिए स्पेशल रेलवे लाइंस। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स कनेक्ट करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है उसको दादरी नियर दिल्ली से, और ये 85% तक ऑपरेशनल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स कनेक्ट्स लुधियाना इन पंजाब टू दनकुनी इन कोलकाता। ये कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल है और मेनली कोल, स्टील जैसे हैवी फ्रीट का ट्रांसपोर्ट करता है। इन कॉरिडोर्स को मैनेज करता है DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आने वाले समय में 4 नए कॉरिडोर्स प्लान में है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो दिल्ली तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा, ईस्ट वेस्ट जो वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा, ईस्ट साउथ जो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा, और साउथ साउथ जो तमिलनाडु से गोवा तक होगी। अभी 1.25 लाख करोड़ के इस डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट से कई बेनिफिट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे पैसेंजर रूट डीकॉन्जेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन, कार्बन एमिशंस का कंट्रोल और हायर फ्रीट ट्रेन स्पीड ऑफ अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर। और इसके ज़रिए डेली 480 ट्रेन्स 244 ईच वे चल सकेगी। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगला टॉपिक है IIT खड़गपुर का कैंपस मदर्स इनिशिएटिव। इंडियन हायर एजुकेशन स्पेशली IITs में मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा है ड्यू टू हाई एकेडमिक प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस भी की जा रही है। इसी बैकग्राउंड में IIT खड़गपुर ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है जिसमें फीमेल मेंटर्स, जो फैकल्टी भी हो सकता है, नॉन फैकल्टी भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को इनफॉर्मल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस इनिशिएटिव पर कुछ कॉन्सर्न्स भी रेज किया गया है। सबसे बड़ा कॉन्सर्न है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जहां केयर गिविंग रोल सिर्फ वुमेन को दिया जा रहा है। इससे ये मैसेज जाता है कि इमोशनल सपोर्ट या नर्चरिंग सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये एक क्लासिक कंडीशनिंग का एग्जाम्पल बन जाता है, जैसे कई एडवर्टाइजमेंट्स में सिर्फ वुमेन को बच्चों का ध्यान रखते हुए दिखाया जाता है, जिससे सोसाइटी में ये इमेज और स्ट्रांग हो जाती है। आखिरी टॉपिक है आज का इको सेंसिटिव जोन्स पर नए गाइडलाइंस के रिव्यू की बात। इको सेंसिटिव जोन्स प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज के अराउंड जो बफर जोन्स बनाते हैं, इन जोन्स में कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती है, जैसे कॉमर्शियल माइनिंग, स्टोन क्वेरिंग, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे होटल्स, रिजोर्ट, सिविक एमिनिटीज़, कंस्ट्रक्शन रेगुलेटेड होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्पेक्टिव स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के रिकमेंडेशंस पर इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको लीगल बैकिंग भी देता है। एक्सटेंड की बात करें तो इको सेंसिटिव जोन्स मिनिमम 100 मीटर्स और मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स तक हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड हर रीजन में वेरी करता है। अब करंट अपडेट क्या है? करंट अपडेट ये है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने डिसाइड किया है कि इको सेंसिटिव जोन्स गाइडलाइंस को रिविजिट किया जाएगा। यूनिफॉर्म 10 किलोमीटर रूल को इकोलॉजिकली इरेशनल और डेवलपमेंटली रेस्ट्रिक्टिव माना जा रहा है, स्पेशली इन डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स। इस क्वेश्चन पर रिप्रेजेंटेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जाने से पहले आपके स्क्रीन पे आज के टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।